हेलो फ्रेंड्स। जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 61 और इसमें आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कलेक्शंस इन जावा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है? द कलेक्शन फ्रेमवर्क provides a well-designed set of interfaces and classes for storing and manipulating groups of data as a single unit called a collection। अच्छा, एक सिंपली आप समझिए कि कलेक्शन का मतलब क्या होता है। सिंपल इंग्लिश का एक शब्द है कलेक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है? तो कलेक्शन का मतलब होता है कुछ चीज़ों का ग्रुप। जैसे कुछ चीज़ें हैं मेरे पास और ये मैंने एक कलेक्शन बना लिया। तो ये कलेक्शन क्या है? कलेक्शन इज अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो यही मीनिंग यहाँ पर प्रिजर्व्ड है, इसी मीनिंग की यहाँ बात हो रही है। तो जो कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा प्रोवाइड करती है, सपोज करिए मैं एक ब्लॉक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये एक कलेक्शन फ्रेमवर्क है। कलेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारे इंटरफेसेस हैं। क्या है? इंटरफेसेस। इंटरफेस तो आपने पढ़ा है, आपने जावा में इंटरफेस पढ़ा हुआ है, आपने जावा में क्लासेस भी पढ़ी हुई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर कुछ इंटरफेसेस हैं और कुछ क्लासेस हैं। हमको यही इंटरफेसेस और क्लासेस के बारे में पढ़ना है, समझना है कि हम इनका कहाँ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जावा ने अपनी तरफ से बना के एक चीज़ आपको दी हुई है जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिवली कलेक्शन फ्रेमवर्क। अब ये क्यों दी है इसको समझते हैं, लेकिन पहले हम ये समझें कि कलेक्शन फ्रेमवर्क में क्या क्या चीज़ें हैं। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क्स को बेसिकली 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करके समझ सकते हैं। पहला पार्ट कहलाता है इंटरफेसेस। इंटरफेस आप जानते हैं क्या होता है? जावा लैंग्वेज के अंदर इंटरफेस फंक्शंस के डिक्लेरेशन का कलेक्शन होता है। यानी एक ऐसी बॉडी हम डिफाइन करते हैं जिसमें सिर्फ फंक्शंस का डिक्लेरेशन होता है। यानी सारे फंक्शन कैसे होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मैथड्स। इंटरफेस अकेले में कोई मीनिंगफुल चीज़ नहीं है। आपको इंटरफेस इंप्लीमेंट करना होता है किसी क्लास में। जिस क्लास ने किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है तो वो क्लास उस इंटरफेस के मेथड्स को करेगी डिफाइन। कैसे होगा ये? तो देखिए, जैसे आप इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस क्या होता है? आप लिखते हैं कीवर्ड, जैसे क्लास कीवर्ड लिखते हैं वैसे आप लिखते हैं इंटरफेस। इंटरफेस का कुछ नाम रखते हैं, जैसे मैंने रख दिया I1, ठीक है। और फिर इसकी बॉडी, इसके अंदर मैंने कोई फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, फॉर एग्जांपल void f1, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक और फंक्शन डिफाइन कर दिया जिसका रिटर्न टाइप इंट है, फंक्शन का नाम f2 है और इसके अंदर एक इंट टाइप की वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं, है ना। इंट a लिख देता हूँ, ठीक। तो ये मैंने बना दिया है एक इंटरफेस। अब ये इंटरफेस अगर आपको यूज़ करना है तो अभी देखिए f1 फंक्शन की कोई डेफिनेशन तो है नहीं, f2 की कोई डेफिनेशन नहीं है, तो f1 f2 कॉल तो हो ही नहीं सकते। तो इंटरफेस दिखने में तो एक क्लास जैसा बन रहा है पर इसका कोई ऑब्जेक्ट बनता नहीं है। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनने का कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई भी चीज़ डिफाइंड नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, कोई जब क्लास बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास बनाई क्लास A, तो ये इम्प्लीमेंट कर रही है। इम्प्लीमेंट के लिए आप कीवर्ड लिखते हैं इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स। और उसके बाद आपने इंटरफेस का नाम लिख दिया, जैसे कि मैंने लिखा I1। तो ये जो I1 इंटरफेस है ये क्या है? ये 2 फंक्शंस का डिक्लेरेशन कंटेन कर रहा है, f1 और f2। अब जब क्लास A ने I1 इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि ये इन फंक्शंस को डिफाइन करे। कौन से फंक्शन? एक तो f1 और एक f2। लेकिन
आपको पता होना चाहिए कि इंटरफेस के अंदर जो सारे मेथड्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ही पब्लिक होते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर भी पब्लिक लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो एरर आएगी। पब्लिक और उसके बाद फिर आप इसकी कोडिंग कर दीजिए, तो ये इसकी बॉडी हो गई। इसी प्रकार से आपको एक और फंक्शन जो कि इस इंटरफेस में है उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा, नाम है F2। ओके, इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट है, तो ये आपने डिफाइन कर दिया। तो इस प्रकार से क्लास A ने इंप्लीमेंट किया इंटरफेस I1 को, तो I1 के मेथड्स को डिफाइन किया। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ इंटरफेस है और ये चीज़ क्लास है, और क्लास इंटरफेस को कर सकती है इंप्लीमेंट। अच्छा, इसके अलावा भी आपको कुछ बातें मालूम होनी चाहिए। देखिए, जो इंटरफेस होता है उसको कोई क्लास इंप्लीमेंट करती है, ठीक है। अच्छा, एक क्लास एक साथ कई सारे इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकती है। जैसे मान लीजिए ये I1, I2, I3 ये सब इंटरफेसेस हैं। एक जावा की क्लास एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकती है, पर कई सारे इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकती है। यानी ए क्लास की पेरेंट क्लास के रूप में कोई एक ही क्लास हो सकती है, लेकिन पेरेंट इंटरफेसेस जिनको वो इंप्लीमेंट कर रही है वो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ता है? क्लास ए इंप्लीमेंट्स I1, I2, I3, इस तरह से। अच्छा, अगर इसके अलावा दूसरी बात समझते हैं। अगर I1 कोई इंटरफेस है और मैं I2 इंटरफेस बना रहा हूं, तो हम चाहें तो I2 इंटरफेस I1 को एक्सटेंड करे, ऐसा हो सकता है। जैसे एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सटेंड करती है, वैसे ही एक इंटरफेस भी दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करता है। तो अगर I1 इंटरफेस के अंदर 2 फंक्शंस डिक्लेयर्ड हैं और I2 इंटरफेस के अंदर 3 फंक्शंस डिक्लेयर्ड हैं, तो जो कोई क्लास I2 इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी उसको I2 और I1 के दोनों के फंक्शंस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। मतलब 3 फंक्शन ये, 2 फंक्शन ये। गॉट इट? तो ये सब हम लोग ऑलरेडी इंटरफेस चैप्टर में कवर कर चुके हैं। यदि आपको इसमें दिक्कत है तो मैं चाहूँगा कि आप इंटरफेस वाला लेक्चर ज़रूर देखें। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर क्या होता है? इंटरफेसेस होते हैं, उसके अलावा कुछ क्लासेस होती हैं जिन्होंने इन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया होता है, और एल्गोरिथम्स भी होती हैं कुछ और ख़ास काम करने के लिए, जैसे कि सॉर्टिंग करने के लिए या सर्चिंग करने के लिए, और भी कई कंप्यूटेशनल काम करने के लिए एल्गोरिथम्स डिफाइंड होती हैं। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ यूटिलिटी क्लासेस भी हैं कलेक्शंस फ्रेमवर्क में, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब हमको ये समझना है कि कलेक्शन फ्रेमवर्क की ज़रूरत क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत है। तो देखिए, हम इसको ऐसे समझते हैं। पहले तो अगर मुझे कुछ डेटा को स्टोर करना है तो मैं अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स बनाऊंगा। बिल्कुल सही बात है। आपको मान लीजिए मैं बोलूं कि एक नंबर स्टोर करना है, तो आप क्या करेंगे? आप अपने प्रोग्राम में डेफिनेटली एक इंट टाइप का वेरिएबल बना लेंगे। तो मान लीजिए आपने इंट टाइप का एक वेरिएबल बना लिया, तो इसमें आप डेटा रख सकते हैं। यदि मैं बोलूं कि नहीं, आपको एक नहीं 2 डेटा रखना है, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे ठीक है, मैं एक नहीं 2 वेरिएबल बना लेता हूं, जैसे एक्स और वाई। मैंने कहा नहीं 3 डेटा रखना है, तो आपने एक्स वाई जेड बना लिया। या मैंने कहा कि नहीं, आपको 100 डेटा रखना है, आप कहेंगे हाँ ठीक है 100 वेरिएबल्स बना लेंगे। वेट अ मिनट, 100 वेरिएबल्स बनाना यानी आप इस तरीके से बनाएंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, फिर कॉमा लगा के अगले वेरिएबल का नाम इस तरीके से आप बनाने वाले हैं। तो ये बिल्कुल भी ईजी तो नहीं लगेगा, लेकिन आपके दिमाग में शायद सोल्यूशन आ गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए। आ गया है? तो मेरे ख्याल से आप लोग सोच रहे हैं कि हम एरे बना सकते हैं। बिल्कुल सही है। अगर हम एरे बनाएंगे, जावा में अब एरे कैसे बनता है, तो हमने लिखा इंट ए, तो ये तो एरे है नहीं, ये क्या है? ये तो रेफरेंस वेरिएबल है जो कि एरे को पॉइंट करेगा। एरे कैसे बनता है?
न्यू लिखकर, अब जैसे मुझे 100 वेरिएबल्स चाहिए इन टाइप के, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 100 लिख दूंगा, तो ये 100 वेरिएबल्स बन गए, ठीक है ना। तो A0, A1, A2, A3 ऐसे करके A99 तक ये 100 वेरिएबल्स बन गए। तो अगर मुझे कुछ डेटा को रखना है तो मैं इंडिविजुअल वेरिएबल्स बनाता हूँ, जो कि हमारा पहला वाला तरीका हो गया, राइट। लेकिन अगर मुझे बहुत सारे वेरिएबल्स चाहिए हैं, बहुत सारा डेटा रखना है, तो मैं एक एरे बनाता हूँ। लेकिन एरे की कुछ लिमिटेशन है। पहली बात, एरे में जब आप डेटा रखेंगे तो आपको एक जैसे डेटा को रखने की परमिशन है, यानी या तो ये सारा का सारा डेटा इंट हो या सारा का सारा डेटा फ्लोट हो, तो हम आइडेंटिकल डेटा रखेंगे। आइडेंटिकल डेटा मतलब सेम टाइप का डेटा। तो एक एरे सिमिलर टाइप के डेटा का कलेक्शन होता है। तो या तो सारे इंटीजर हैं, या सारे फ्लोट हैं, या सारे कैर हैं, या नॉन प्रिमिटिव टाइप भी हो सकता है, जैसे कि सारे के सारे स्टूडेंट टाइप का डेटा है, सारे के सारे कस्टमर टाइप का डेटा है। तो ये जो एरे हम बना रहे हैं, ये किसी भी टाइप का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है इन टाइप का ही हो, ये किसी भी टाइप का हो सकता है, कोई क्लास टाइप का भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने बोला कि नॉन प्रिमिटिव टाइप का भी हो सकता है। तो हमें समझ में आया कि एरे में एक ही तरह का डेटा हम रख सकते हैं। अच्छा, अगर एक और बात को समझें तो एरे हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पता हो कि हमें कितना डेटा रखना है, यानी हमें साइज़ पहले से पता होना चाहिए। एरे की ये भी तो लिमिटेशन है। अब जैसे मैंने बोला कि 100 वैल्यूज़ रखनी है, तो आपने 100 साइज़ का एरे बना लिया। पर अगर मैं बोलता कि देखो अभी क्लियर नहीं है कितना डेटा रखना है, यूज़र वैल्यू एंटर करता जाएगा, आप उसको स्टोर करते जाना, तो इसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप एरे किस साइज़ का बनाओगे? तो इसका मतलब साइज़ आपको एडवांस में पता होना चाहिए, तभी आप एरे का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? तीसरी प्रॉब्लम बड़ी खास है, और यही बात है जो आपको समझनी है, क्योंकि इसी के कारण कलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। एरे में आप डेटा तो रख लोगे, मान लीजिए कि आपको आइडेंटिकल डेटा ही रखना है, मान लीजिए कि आपको ये पता है कि कितना डेटा रखना है, 100 रखना है, 1000 रखना है, 1 लाख रखना है, ये आपको पता है, तो आपने एरे उस साइज़ का बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अब मुझे उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ऑपरेशंस जैसे जैसे मुझे सर्चिंग करनी है, या मुझे सॉर्टिंग करनी है, या मुझे उसे किसी खास ऑर्डर में रिट्रीव करना है डेटा को, या डेटा को इंसर्ट करना, मतलब मुझे कई सारे ऑपरेशंस करने हैं। मुझे डेटा को इंसर्ट करना है, मेरे को डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, मेरे को डेटा को रिमूव करना है, मेरे को डेटा को सॉर्ट करना है, मेरे को डेटा को सर्च करना है। मेरे कहने का मतलब, ये तो सिर्फ एग्जांपल है, बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं जो मुझे करने पड़ेंगे। तो आप बताइए कि अब एरे पे ये ऑपरेशंस कैसे करेंगे? तो आपको इन सब के लिए क्या बनाने पड़ेंगे? मेथड्स बनाने पड़ेंगे। आपको इन सभी ऑपरेशंस के लिए मेथड्स बनाने पड़ेंगे। तो यू हैव टू डिफाइन मेथड्स, राइट। ये एक हेडेक आपका बढ़ जाता है, और फिर आपको इस पर बहुत काम करना पड़ेगा, कोडिंग करनी पड़ेगी। अब इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए कलेक्शंस फ्रेमवर्क बनाया गया, जिससे कि आपको ये सब एफर्ट्स नहीं डालने पड़े। तो कलेक्शंस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके आप ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हो एज अ सिंगल एंटिटी। अभी आप एरे भी तो सोचें, एरे का मतलब क्या है? ये ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ है ना, 100 वैल्यूज़ का एक कलेक्शन आप रखेंगे और उसको ए नाम से आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक तरह से एरे भी तो वही मकसद से बना है, लेकिन एरे के अपने ड्रॉबैक्स हैं। ये तीनों ड्रॉबैक्स मैंने आपको बताए। खास तौर पे ये फंक्शंस पहले से डिफाइंड नहीं होंगे एरे के पास, इसके लिए आपको फंक्शंस बनाने पड़ेंगे ये सारे काम करने के लिए। तो ये बड़े फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं जो किसी भी ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ पे लग सकते हैं। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क के होने से आपको ये सारे एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते, आपका काम आसान हो जाता है, आपको ये ऑपरेशंस डिफाइन नहीं करने पड़ते, ये सब ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। तो कलेक्शंस फ्रेमवर्क न केवल आपको ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने का जरिया प्रोवाइड करता है, बल्कि
उसमें ये भी ज़रूरी नहीं है कि आइडेंटिकल डेटा, बात समझ में आई? कलेक्शंस में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आइडेंटिकल डेटा। कलेक्शंस में साइज के लिए भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये डायनेमिकली ग्रो और श्रिंक हो सकता है, और ये सारे ऑपरेशंस भी ऑलरेडी डिफाइंड है। तो कलेक्शंस फ्रेमवर्क आप क्यों यूज़ करेंगे, आपको समझ में आ रहा है? आई होप समझ में आ रहा है। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क की अपन बात करते हैं। कलेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क्स में आपको सबसे पहला बेनिफिट क्या मिलता है, आप ग्रुप ऑफ वैल्यूज को एक सिंगल एंटिटी के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सबसे पहला फायदा है। यू कैन रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ वैल्यूज as a single entity, ठीक है। तो ये तो इसका पहला फायदा हो गया। दूसरा फायदा क्या है, कलेक्शन फ्रेमवर्क का साइज एक्सपेंडेबल है। साइज एक्सपेंडेबल, यानी आप उसके साइज को बड़ा घटा सकते हो डायनेमिकली। तो आपको पहले से फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि एरे के केस में होता था कि आपको पहले से साइज पता होना चाहिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि आप अगर साइज एक्सपेंड कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं, तो ये मेमोरी में आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, एक फैसिलिटी मिल रही है कि आपको पहले से फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है साइज। तो एरे खराब है क्या? एरे खराब नहीं है। जब आपको कोई फैसिलिटी मिल रही है तो उसकी कोई कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी ना। तो अगर कलेक्शंस में आपको ये फैसिलिटी मिल रही है कि साइज एक्सपेंडेबल है, रन टाइम पे ज़रूरत पड़ने पर आप मेमोरी ब्लॉक्स बढ़ा घटा सकते हैं, तो इसके लिए जो कोडिंग की गई होगी उसके चलने से टाइम ज़्यादा लगेगा ऑपरेशन परफॉर्म होने में। जबकि एरे में पहले ही मेमोरी कितनी लगेगी डिसाइड हो चुका होता है, तो बाद में ग्रो या श्रिंक नहीं होती है मेमोरी, इसीलिए उसमें टाइम कम लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेमोरी में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज़ करना ही है, क्योंकि उस समय आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेमोरी की ये फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको टाइम के रूप में कीमत चुकानी पड़ती है। तो एरे में फास्ट एग्जीक्यूशन हो सकता है, कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज करेंगे थोड़ा स्लो एग्जीक्यूशन होगा, लेकिन जो कमी है वो कलेक्शन फ्रेमवर्क पूरी कर रहा है, साइज एक्सपेंडेबल है। तो ये अब आपको समझना है कि कब एरे यूज करना है, कब कलेक्शंस यूज करना है। बिल्कुल अभी अपन इस बारे में भी बात करेंगे कि कब एरे और कब कलेक्शन, है ना। दोनों चीजों का इंपॉर्टेंस है। अगर हम ऐसा कहें कि कलेक्शन फ्रेमवर्क ही यूज होना चाहिए तो एरे होता ही नहीं, पर एरे का एग्जिस्टेंस है, इसका मतलब कई जगह पर एरे ज़्यादा यूजफुल है और कई जगह पर कलेक्शन फ्रेमवर्क ज़्यादा यूजफुल है। तो फिलहाल साइज एक्सपेंडेबल है, ये एक फीचर है। डेफिनेटली इस फीचर के कारण थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कलेक्शन फ्रेमवर्क की बढ़ जाती है, ठीक है, हम इसको बियर करते हैं। इसके अलावा इसमें एक और फायदा ये है कि आप एक जैसा डेटा भी रख सकते हैं और अलग अलग प्रकार का डेटा भी रख सकते हैं। एक जैसा डेटा मतलब होमोजीनियस डेटा, और साथ में आप अलग अलग प्रकार का डेटा भी रख सकते हैं, मतलब हेट्रोजीनियस डेटा भी रख सकते हैं और होमोजीनियस डेटा। तो ये तीन फायदे तो हमको यहां पर समझ में आ गए। क्या कोई और भी फायदा होता है? सबसे बड़ा फायदा यह है कि जितने भी एक कलेक्शन फ्रेमवर्क में आपको क्लासेस मिलती हैं, है ना, कलेक्शन फ्रेमवर्क की जो क्लासेस हैं ये किसी ना किसी स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर के द्वारा इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। मतलब कोई क्लास है जो लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट कर रही है, कोई क्लास है जो डायनेमिक एरे को इंप्लीमेंट कर रही है ना। तो कोई ना कोई एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है
तो जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है उसमें जो क्लासेस हैं वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है, तो जो भी क्लास है, जैसे मैं कहूँ कि लिंक लिस्ट नाम की क्लास है, ठीक है, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में जो क्लास हैं उनके पास डेटा को स्टोर करने की फैसिलिटी तो है ही, साथ में उस डेटा स्ट्रक्चर पे जो बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो मेथड्स भी हैं। अब क्लास है तो क्लास के अंदर क्या होगा, वेरिएबल्स के अलावा फंक्शंस भी होंगे ना। तो जो क्लासेस बनी है कलेक्शन फ्रेमवर्क में वो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का मतलब है डेटा को रखने वाला स्ट्रक्चर, यानी कि कितने वेरिएबल्स जिसमें डेटा को रखा जाएगा, और वो मेथड्स जो फंक्शंस इस स्ट्रक्चर पे काम करेंगे, इस डेटा को एक्सेस करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप डिफाइन करता है दोनों चीज़ें, न केवल वो डेटा स्ट्रक्चर जिसमें डेटा को रखना है, बल्कि वो सारे फंक्शंस भी जो कि उस डेटा स्ट्रक्चर को हैंडल करने के लिए रिक्वायर्ड है। चाहे फिर डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को रखना हो, निकालना हो, मैनिपुलेट करना हो, कोई भी काम करना हो, उसके लिए फंक्शंस बने होते हैं। तो जो क्लासेस कलेक्शन फ्रेमवर्क में है वो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। तो अगर हम एरे से कंपेयर करें तो एरे के पास डेटा को इंसर्ट करना, निकालना, उसको मैनिपुलेट करना, इसके लिए कोई एक्सप्लिसिट फंक्शंस नहीं है, जबकि कलेक्शन फ्रेमवर्क की जो क्लासेस हैं उनके पास ढेर सारे फंक्शंस हैं जो बड़े यूजफुल होंगे ये सारे ऑपरेशंस करने के लिए। तो आपकी मेहनत बच जाती है, आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ईजिली बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम को कर पाते हैं। तो ये हमें 4 बेनिफिट्स दिखाई दे रहे हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क के। अब बात करते हैं कि कब हमें कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज करना चाहिए और कब हमें एरेज यूज करना चाहिए। तो देखिए पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपको एरे का साइज पहले से मालूम है, मतलब आपको ये मालूम है कि मुझे कितनी वैल्यूज को हैंडल करना है, आपको 100 वैल्यूज को हैंडल करना है, 1000 वैल्यूज को हैंडल करना है, आपको पता है, तो आप एरे का इस्तेमाल करें, क्योंकि एरे फास्ट एक्सेस होता है। एरे में किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना मतलब एक कांस्टेंट टाइम कंज्यूम होगा, जबकि अगर आपको साइज एडवांस में नहीं पता है तो आप कलेक्शंस का यूज करिए, क्योंकि यहां पर मेमोरी की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। हालांकि इसके एवज में आपको टाइम बलिदान देना पड़ता है, टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। आइए अब देखते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर कौन कौन से इंटरफेसेस हैं। ये इंटरफेसेस ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। ये अगर आपने समझ लिया तो आपने कलेक्शन फ्रेमवर्क समझ लिया है। डेफिनेटली इन इंटरफेसेस को हम एक एक को डिटेल में समझेंगे अपने आगे के वीडियोस में। आज हमारा जो वीडियो है उसमें हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क का, तो मैं इसका एक ओवरव्यू आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है। उसके बाद एक एक इंटरफेस को, एक एक क्लास को हम सेपरेटली अलग अलग वीडियोज़ में समझेंगे, ताकि हम इत्मीनान से डीप डाइव कर सकें उन टॉपिक्स पे। तो फिलहाल कौन कौन से इंटरफेसेस हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले कलेक्शन नाम का एक इंटरफेस होता है, ठीक है, कलेक्शन नाम का एक इंटरफेस है। सो बेसिकली कलेक्शन क्या है? कलेक्शन एक इंटरफेस का नाम है। ऑब्वियसली इंटरफेस बोल रहा हूं तो इसको कोई क्लास करेगी इम्प्लीमेंट, तब जाके ये यूज हो पाएगा। इसके अंदर कुछ मेथड्स होंगे जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे, ठीक है। जितने भी दूसरे इंटरफेसेस हैं उनके लिए ये इंटरफेस रूट इंटरफेस का काम करेगा। इसका मतलब क्या है? नीचे अभी मैं और भी कई इंटरफेसेस के बारे में आपको बताने वाला हूँ, वो इसके चाइल्ड इंटरफेसेस हैं, यानी उन्होंने कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड किया। तो प्रैक्टिकली तो कोई भी ऐसी क्लास नहीं है जिसने कलेक्शन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हो। जितनी भी क्लासेस हैं उन्होंने कलेक्शन के चाइल्ड इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है। मतलब समझ रहे हैं आप बात को, कि जैसे एक चाइल्ड इंटरफेस इसका है लिस्ट, तो कलेक्शन का चाइल्ड इंटरफेस है लिस्ट। इसका मतलब जो क्लास लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी उसे लिस्ट के सारे मेथड्स को तो डिफाइन करना ही पड़ेगा, कलेक्शन के भी सारे मेथड्स को डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कलेक्शन इंप्लीमेंट हो जाता है, पर कलेक्शन को डायरेक्टली कोई क्लास इंप्लीमेंट नहीं करती है। अब ये बहुत ही जेनरिक फॉर्म है, जितने भी तरह के स्पेशलाइज्ड कलेक्शंस हैं उनका एक जनरल फॉर्म है। तो इसके अंदर जो मेथड्स होंगे वो बड़े जनरल मेथड्स होंगे। अब कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है ना। कलेक्शन का बेसिकली मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स।
अब ये जो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ये सेम टाइप के भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं, है ना। तो अब आपको कुछ मेथड्स तो चाहिए ना, अगर आप एक ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने सोचा कि आप एक ग्रुप बनाएं, ठीक है, तो इस ग्रुप के अंदर आप कुछ ऑब्जेक्ट्स रखना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्ट आएगा कैसे इसके अंदर, तो उसके लिए आपको कोई मेथड चाहिए ना, आपको इसमें से कोई ऑब्जेक्ट निकालना है तो उसके लिए आपको कोई मेथड चाहिए। तो वो मेथड्स कलेक्शन इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर्ड, तो जो भी क्लास इसको इंप्लीमेंट करेगी उसको उन मेथड्स को डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कलेक्शन की, किसी भी ग्रुप की, कि ग्रुप में डेटा आएगा कैसे, उसमें से निकालेंगे कैसे। ऐसे कुछ फंडामेंटल मेथड्स जो कि हम कलेक्शन इंटरफेस को सेपरेटली जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो कलेक्शन इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर्ड हैं, उनको अपन एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। पर हम इतना समझ पा रहे हैं कि कलेक्शन बहुत जेनरिक इंटरफेस है जो बहुत ही कॉमन नीड्स जो कि एक कलेक्शन की होनी चाहिए, ग्रुप की होनी चाहिए, उनको पूरा करने वाले फंक्शंस का डिक्लेरेशन कंटेन करती है। तो एक ग्रुप जब आप बनाते हो तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है, वो सारी रिक्वायरमेंट के लिए फंक्शंस इसके अंदर, लेकिन जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी बात अब हम करने वाले हैं। यहाँ पर अगला इंटरफेस है लिस्ट। तो लिस्ट इंटरफेस बेसिकली एक्सटेंड करता है कलेक्शन इंटरफेस को। गॉट इट। तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि यस, कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड करके लिस्ट इंटरफेस बनाए। तो लिस्ट इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स हैं, ठीक है, वो प्लस कलेक्शन इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स हैं वो, इन सबको डिफाइन करेगी वो क्लास जो लिस्ट इंटरफेस को करेगी इंप्लीमेंट। गॉट इट। लिस्ट इंटरफेस के कुछ खास फीचर बताता हूं। इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड है। यस, डुप्लीकेट एंट्रीज आप रख सकते हैं इसके अंदर। ये सभी में पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हाँ, लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड है। ये इसका एक खास फीचर। जब भी आपको डुप्लीकेट वैल्यूज रखना ज़रूरी लगता है वहाँ पर आप लिस्ट इंटरफेस का यूज़ कर सकते हैं। इसमें इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड रहता है, यानी जिस ऑर्डर में आप वैल्यूज़ को इंसर्ट कर रहे हैं वो चीज़ प्रिजर्व्ड रहती है। कैसे रहती है अभी इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि मैं लिस्ट को अलग से एक्सप्लोर करके बताऊंगा। डेफिनेटली जैसे एक एरे होता है, एरे के अंदर इंडेक्सेस होते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट की क्या पोजीशन है। तो जो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में वो इंसर्ट हो रहे हैं, उस ऑर्डर को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं लिस्ट में। अच्छा, इसकी कुछ चाइल्ड क्लासेस हैं, मतलब वो क्लासेस जिन्होंने लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है उनमें से है एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर और स्टैक। तो ये हैं वो 4 क्लासेस जिन्होंने लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब एरे लिस्ट क्लास के अंदर लिस्ट इंटरफेस के सारे मेथड्स प्लस कलेक्शन इंटरफेस के सारे मेथड्स को डिफाइन किया गया होगा। यही चीज़ लिंक लिस्ट में भी हुई होगी, यही चीज़ वेक्टर में भी हुई होगी, और वेक्टर की चाइल्ड क्लास है स्टैक। अब आप एक बात समझिए कि एरे लिस्ट में जो डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है वो अलग है, लिंक लिस्ट में जो डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया होगा वो अलग है, वेक्टर में अलग है, और स्टैक है, स्टैक में वही डेटा स्ट्रक्चर होगा जो वेक्टर में इस्तेमाल किया है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होंगे इसके अंदर। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जितनी भी इम्प्लीमेंटेड क्लास हैं, इनको इम्प्लीमेंटेशंस बोलते हैं, तो ये जितनी भी इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास हैं ये अलग अलग प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर पे डिफाइंड है। तो इनकी यूजफुलनेस के रूप में भी अंतर कुछ होगा। मतलब एरे लिस्ट कुछ मामले में लिंक लिस्ट से अलग होगी, इसलिए आप चुनते हैं कि कब आपको एरे लिस्ट का इस्तेमाल करना है, कब आपको लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करना है, कब आपको वेक्टर का इस्तेमाल करना है, कब आपको स्टैक का इस्तेमाल करना है। लेकिन एक बात जो कॉमन है वो ये है कि यदि आपने कलेक्शन और लिस्ट इंटरफेस के बारे में पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कौन कौन से मेथड्स इनके अंदर डिक्लेयर्ड है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से कोई भी क्लास हो, चाहे वो एरे लिस्ट हो, लिंक लिस्ट हो, वेक्टर हो या स्टैक हो, इन सभी के पास वो फंक्शंस तो होंगे ही होंगे जो लिस्ट और कलेक्शन इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर्ड है। तो किसी भी ग्रुप को हैंडल करने के लिए जो बेसिक फंक्शनैलिटीज़ की ज़रूरत है वो ऑलरेडी इन क्लासेस के अंदर मौजूद है। तो जब आप इन क्लासेस का
ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप ना केवल ग्रुप ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर पाते हैं बल्कि उस पर कई सारे फंडामेंटल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर पाते हैं। अगला इंटरफेस है सेट। तो कलेक्शन का एक और चाइल्ड इंटरफेस है सेट। ठीक है, तो सेट के बारे में क्या फीचर्स हैं? सेट की खास बात यह है कि इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड नहीं है। इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड नहीं है। तो ये आप डिसाइड कर लीजिए, आपको डुप्लीकेट एलिमेंट्स जब स्टोर करने हैं तो आप सेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब आप लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, यानी इनमें से किसी क्लास का इस्तेमाल करेंगे, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक। लेकिन आपको डुप्लीकेट अगर चाहिए है तो फिर आप डुप्लीकेट नहीं चाहिए है तो फिर आप सेट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक अंतर हो गया, लेकिन इसके अलावा भी अंतर है, जैसे कि इंसर्शन ऑर्डर इसमें प्रिजर्व नहीं होता। सेट बेसिकली एक डिफरेंट तरह की डेटा स्ट्रक्चर ट्री को इम्प्लीमेंट करता है, तो यहाँ पर इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं रहता क्योंकि ये लीनियरली कलेक्शन नहीं होता है। जैसे एरे में या लिंक लिस्ट में डेटा एक के बाद एक जुड़ता था, वैसा इसमें नहीं होता। ट्री में कैसा होता है? ट्री में एक के बाद एक डेटा नहीं जुड़ता है, पेरेंट के नीचे चाइल्ड नोड आता है, फिर चाइल्ड के नीचे चाइल्ड नोड आता है, तो वो एक सीक्वेंस नहीं मेंटेन करता है। इसीलिए सेट इंटरफेस को जो इम्प्लीमेंट करेंगी क्लासेस, वो क्लासेस डेफिनेटली डेटा के इंसर्शन ऑर्डर को प्रिजर्व नहीं करती हैं और डुप्लीकेट एलिमेंट्स को अलाउ नहीं करती हैं। ये दो बातें हैं। तो जब आपको इस तरह के फीचर की ज़रूरत हो तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो कौन कौन सी क्लासेस हैं जिन्होंने सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है? सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लासेस कौन सी हैं? तो सबसे पहले तो सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास हैश सेट है। ओके, और हैश सेट की भी चाइल्ड क्लास है लिंक्ड हैश सेट। ठीक है, इनके बारे में स्पेसिफिकली पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं। ये बेसिकली हैश टेबल का इस्तेमाल करती हैं। हैशिंग आपने पढ़ा हुआ है डेटा स्ट्रक्चर में, तो हैश टेबल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो सेट इंटरफेस है, पर हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट क्या है? क्लासेस हैं, राइट। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सेट इंटरफेस के कुछ चाइल्ड इंटरफेस। तो जैसे सॉर्टेड सेट, सॉर्टेड सेट एक चाइल्ड इंटरफेस है सेट का। तो सॉर्टेड सेट इंटरफेस है जो कि चाइल्ड इंटरफेस है सेट का। तो इसके अंदर जो मेथड्स होंगे, अब सॉर्टेड सेट को जो भी इंप्लीमेंट करेगा उसमें सॉर्टेड सेट के मेथड्स भी होंगे, सेट के भी होंगे और कलेक्शन के भी होंगे। अब सॉर्टेड सेट का क्या फीचर है? तो पहली बात तो सॉर्टेड सेट सेट की चाइल्ड इंटरफेस है। इसमें भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड नहीं है, क्योंकि सेट में अलाउड नहीं है तो उसके चाइल्ड इंटरफेसेस में भी अलाउड नहीं होंगे। पर कोई सॉर्टेड ऑर्डर इसमें होता है। आपने एक चीज़ नोटिस करी थी कि ये जो हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट है, इसमें किसी प्रकार का ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता, जबकि सॉर्टेड सेट में ऑर्डर प्रिजर्व होता है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है। अब एक और इंटरफेस है नेविगेबल सेट। नेविगेबल सेट जो है वो सॉर्टेड सेट का भी चाइल्ड इंटरफेस है। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो नेविगेबल सेट को इम्प्लीमेंट करेगा उसे इन चारों इंटरफेसेस, कलेक्शन सेट, सॉर्टेड सेट और नेविगेबल सेट के मेथड्स को डिफाइन करना पड़ेगा। तो सॉर्टेड सेट का एक तो ये चाइल्ड इंटरफेस है। इट डिफाइंस सेवरल मेथड्स फॉर नेविगेशन पर्पस। नेविगेशन पर्पस से कई सारे मेथड्स इसके अंदर डिफाइंड है, जिससे इजी एक्सेस होता है। और ट्री सेट इज इम्प्लीमेंटेशन क्लास। ट्री सेट इम्प्लीमेंटेशन क्लास है यहाँ पर। तो ऑब्वियस ही बात है कि ट्री सेट के अंदर वो सारे फंक्शंस डिफाइंड होंगे जो नेविगेबल सेट, सॉर्टेड सेट, सेट और कलेक्शन, इन सब इंटरफेसेस के अंदर डिक्लेयर्ड है। इसके बाद एक और इंटरफेस है जिसका नाम है क्यू। क्यू इंटरफेस कलेक्शन इंटरफेस का चाइल्ड इंटरफेस है। ठीक है, तो इस तरीके से। अब क्यू इंटरफेस की खास बात क्या है? तो इसकी जो चाइल्ड क्लासेस हैं कौन कौन सी हैं? एक है प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, तो क्यू को इम्प्लीमेंट किया है प्रायोरिटी क्यू ने। और एक है ब्लॉकिंग क्यू। और ब्लॉकिंग क्यू की फर्दर दो चाइल्ड क्लासेस हैं, प्रायोरिटी ब्लॉकिंग क्यू एंड लिंक्ड
ब्लॉकिंग क्यू। तो इस तरीके से क्यू और कलेक्शन के अंदर सारे जो मेथड्स हैं उनको इन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो ये सारी इसकी क्लासेस हो गई। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम को आप अच्छे तरीके से याद करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट की हुई है क्लासेस और ब्लैक कलर से हाईलाइट किया हुआ है मैंने इंटरफेस को। अब देखते हैं हम मैप। बेसिकली कई बार ऐसा कहा जाता है कि कलेक्शन जो है वो रूट इंटरफेस है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर ये जो मैप है ये सेपरेट इंटरफेस है, इसका कलेक्शन इंटरफेस से डायरेक्टली कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। तो अब देखते हैं हम मैप इंटरफेस के बारे में। तो देखिए एक ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पे पहले प्रोवाइड कर देता हूँ। पहले तो आप ये समझिए कलेक्शन से इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो मैं इस डायग्राम का पार्टीशन क्रिएट कर देता हूँ ताकि ये दो अलग अलग डायग्राम्स के रूप। तो मैप एक इंटरफेस है जिसको इम्प्लीमेंट करने वाली एक क्लास है हैश मैप, एक है वीक हैश मैप, एक है आइडेंटिटी हैश मैप, एक है हैश टेबल, और मैप का एक चाइल्ड इंटरफेस भी है सॉर्टेड मैप। सॉर्टेड मैप का चाइल्ड इंटरफेस है नेविगेबल मैप, और इसके बाद नेविगेबल मैप को इम्प्लीमेंट किया है ट्री मैप ने। ठीक है, अच्छा, हैश मैप को एक्सटेंड किया है लिंक्ड हैश मैप ने। हैश टेबल को एक्सटेंड करके चाइल्ड क्लास बनाई गई है प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैप एक अलग इंटरफेस है, कलेक्शन एक अलग इंटरफेस है। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर ये दोनों चीज़ें आती हैं, पर ये दो अलग अलग हैं, यानी कलेक्शन और मैप के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये मैप क्या होता है ये तो हम आगे समझेंगे, पर मैप की कुछ खास बातें। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट एज की वैल्यू पेयर। मैप क्या होता है, जैसे मैपिंग अपन करते हैं ना, जैसे कुछ वैल्यूज़ हैं, लेट्स से x1, x2, x3, ठीक है, कुछ वैल्यूज़ हैं y1, y2, y3, y4, ऐसे कुछ वैल्यूज़ हैं। तो हम मैपिंग करते हैं, जैसे x1 की मैपिंग कर दी y2 के साथ, x2 की मैपिंग कर दी y3 के साथ। तो ये जो मैपिंग है ना, इस इंफॉर्मेशन को हमें प्रिजर्व करना होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, जैसे x1 और y2 ये एक ग्रुप हो गया, एक पेयर हो गया। ऐसी x2 और y3 ये एक और पेयर हो गया। और इस प्रकार से हम लोग मैप के अंदर पेयर ऑफ इंफॉर्मेशंस रखते हैं। तो इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज की वैल्यू पेयर्स। मतलब जो दो वैल्यू है मैपिंग में, एक कहलाती है की और दूसरी कहलाती है वैल्यू। तो की और वैल्यू का पेयर होता है। जैसे की हो गया रोल नंबर, वैल्यू हो गया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैप इज नॉट अ चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन, जैसा कि हमने डायग्राम में अभी देख भी लिया। की एंड वैल्यूज बोथ आर ऑब्जेक्ट्स। की भी एक ऑब्जेक्ट होगा और वैल्यू भी एक ऑब्जेक्ट होगा। अब फॉर एग्जांपल हमने कहा कस्टमर, है ना, एक कस्टमर है और एक पर्सनल बैंकर है। पर्सनल बैंकर एक तरह का एम्प्लॉय है, तो पर्सनल बैंकर का एक ऑब्जेक्ट बनाया और कस्टमर का एक ऑब्जेक्ट बनाया और इनकी मैपिंग होगी, राइट। तो इस तरीके से हम पेयर बना सकते हैं और पेयर ऑफ इंफॉर्मेशन हम मैपिंग में रख सकते हैं। पर यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि की और वैल्यू ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, नॉन प्रिमिटिव टाइप के होने चाहिए, किसी क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। पर मैप का इस्तेमाल जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको ये बात ठीक से समझ में नहीं आएगी। पर यदि आपने एसोसिएटिव एरेज पढ़ा है, पीएचपी में पढ़ा होगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इनफैक्ट आपने C++ में मैप पढ़ा होगा तो भी आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये एग्जैक्टली वही है जो C++ में मैप था। कीज मस्ट बी यूनिक बट वैल्यूज कैन रिपीट। तो जो की है वो यूनिक होना चाहिए पर वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं। तो अपन एग्जांपल देखते हैं। तो मैं स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, जैसे कि मैंने कोई स्ट्रिंग बनाई है S1, कोई बनाई है S2, कोई बनाई है S3, कोई बनाई है S4। ठीक है, तो की वैल्यू रिपीट नहीं होना चाहिए। ये एक मैप है M1 जिसमें S1 है और K1, ठीक है, K2, पर ये रिपीट हो सकता है। मतलब ये K1 है, ये भी K2 है, ऐसा हो सकता है। तो जो मैप M1 है
वो S1 और K1 का पेयर रखेगा, की वैल्यू पेयर। जो मैप M2 है वो S2 और K2 का पेयर रखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग मैप में ये जो की वैल्यूज है ना, ये कभी रिपीट नहीं होगी। यानी कोई भी दो मैप में सेम की वैल्यू नहीं होगी, लेकिन कोई सेम की नहीं होगी, पर वैल्यू ये रिपीट हो सकती है। ठीक है ना, आप देख रहे हैं कि M1 मैप के अंदर वैल्यू क्या है, K1, और M3 मैप के अंदर भी वैल्यू क्या है, K1। तो ये रिपीट हो सकती है, लेकिन की ये रिपीट नहीं हो सकती। यानी ये S1 यहाँ आ चुका है तो S1 और किसी दूसरे मैप में नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है। हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, ये सारी क्लासेस हैं जिसको अभी अपन ने डायग्राम में भी देखा था। ये सारी क्लासेस हैं जिन्होंने मैप को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। सॉर्टेड मैप और नेविगेबल मैप, ये मैंने अभी आपको बताया। सॉर्टेड मैप जो है उसने मैप को एक्सटेंड किया हुआ है, और नेविगेबल मैप उसने सॉर्टेड मैप को एक्सटेंड किया हुआ है। इसमें कोई सॉर्टिंग ऑर्डर हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं, इसलिए इसका नाम है सॉर्टेड मैप। तो जितने भी मैप्स हैं, है ना, M1, M2, M3, इनको किसी खास ऑर्डर में सॉर्ट किया हुआ है। नेविगेबल मैप में कुछ नेविगेशन के लिए फंक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं, और ट्री मैप वो क्लास है जिसने नेविगेबल मैप को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इसके अलावा कुछ और क्लासेस भी हैं, जैसे कंपेरेबल, ये हालांकि इंटरफेस है, कंपेरेबल और कंपेरेटर। कंपेरेबल और कंपेरेटर दोनों ही इंटरफेस हैं, और ये सॉर्टिंग के पर्पस से यूज़ होते हैं। पर सॉर्टिंग एक डिफ़ॉल्ट ऑर्डर में अगर करनी है तो कंपेरेबल इंटरफेस का इस्तेमाल होता है, और एक कस्टमाइज सॉर्टिंग अगर होनी है, यानी सॉर्टिंग किस तरह की हो ये हम डिसाइड कर सकें, कस्टमाइज कर सकें, तो कंपेरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों इंटरफेसेस भी कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट हैं। इसके अलावा कुछ यूटिलिटी क्लासेस भी हैं, जैसे कि कलेक्शंस और एरेज। ये यूटिलिटी क्लासेस हैं और इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आज तो हमने सिर्फ ओवरव्यू देखा है कलेक्शंस फ्रेमवर्क का कि क्या क्या इसके अंदर होता है। बिल्कुल अभी डेप्थ में नहीं गए, एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो पहले मैं चाहता था कि एक ओवरव्यू आपको मिल जाए, आपको समझ में आ जाए कि ये पूरी चीज़ कहलाती है कलेक्शंस फ्रेमवर्क। अब एक एक चीज़ को हम फोकस करें, वरना अक्सर स्टूडेंट्स को ये टॉपिक टफ लगता है और थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है। तो जब अब एक एक को पढ़ेंगे तो अब आपको दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि हर एक क्लास की पोजीशन आपको मालूम है अभी जो डायग्राम हमने देखा था उसके हिसाब से। तो उस डायग्राम को ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिएगा। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने हैं आपको, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा क्योंकि मेरे यूट्यूब पे कई सारे अलग अलग चैनल्स हैं, तो हो सकता है आप सबको ना देख पा रहे हो, तो आप मेरी एक वेबसाइट है उसको विजिट करें, www.mysirji.com। URL आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इस वेबसाइट पर आपको बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे, टेक्स्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, वीडियोस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, कैंपस प्रिपरेशन के वीडियोस भी मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारी तैयारी की चीज़ें आपको मिलती हैं। तो आप एक बार इसको विजिट ज़रूर करिए, और अगर आपको पसंद आए तो आप इसको प्लीज़ फेसबुक वॉल पे शेयर भी करिएगा। थैंक यू।